प्रजातंत्र के अंदर जो लोगों ने चुन करके जो प्रतिनिधि भेजे, 282 का एब्सोल्यूट आंकड़ा 30 वर्षों के बाद फर्स्ट टाइम मिला। लेकिन 6 सेशन देखने के पश्चात जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया कि कितने बहस और कितने अच्छे तरीके से लोकसभा ने जितने भी बिल भेजे, मैक्सिमम 70-75% बिल वहां पर जाकर के अटक गए। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का जो रिजल्ट लोगों को मिलना था, वो रिजल्ट तो कहीं दूर की कौड़ी हुआ। लेकिन देश के विकास को जिस प्रकार से अपर सदन इस बात को लेकर के लगा रहता है कि मौजूदा सरकार बदनाम हो जाए और हमारे मंसूबे रिपीट होने के पूरे हो जाएं। जब मेजोरिटी राज्यसभा में लोकसभा वाली पार्टी को नहीं मिलेगी तो उसको बदनाम करने के नजरिए से यह सदन काम करता है। और जब काम करता है वो काम पार्टी का नहीं रोकता, वो पूरे देश का काम रोकता है और अपने मंसूबे अनैच्छिक मंसूबे पाल के रखता है। इसलिए इस सदन में अब वो क्रांतिकारी और देशभक्त भी नहीं रहे। अब तो सारे प्रदेशों में अपने अपने राजनीतिक दल बैठे हैं, उन्हीं के आका या तो अपने परिवार के सदस्य और या पैसे लेकर के या जनता के हारे नकारे लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को एडजस्ट करने के नजरिए से इस सदन में लोग भेजे जाते हैं जिनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार जिसकी होती है उसको बदनाम करने के नजरिए से यह सदन काम करता रहता है। काम देश का रुकता है, जनता परेशान होती है। इसलिए इस सदन में 250 जो कुर्सियां लगी हुई हैं, क्या ये देश के काम रोकने के लिए रखी गई हैं? इसलिए इस सदन को जिस प्रकार से दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं, मैक्सिमम देश ऐसे हैं जहां सिंगल सदन है, तो यहां भी सिंगल सदन के माध्यम से जो जनता चुन के भेजती है उन्हीं की इच्छाओं के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के और भावों के अनुरूप हम काम करें और जनता को जवाब दे। जो लोकसभा है वो जवाबदेह है, ये कोई जवाबदेह जनता के प्रति डायरेक्ट नहीं है, ये तो आकाओं के प्रतिनिधि हैं। इसलिए इसको सदन को समाप्त करना जरूरी है। मैं किरकिरी की बात नहीं करता, आखिर तो ये सारा एपिसोड मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं। मैं इसके ऊपर क्योंकि उस इलेक्शन का मैं प्रतिभागी नहीं हूं और ना मैं उसमें कोई इतनी जानकारी रखता, तो इसलिए मेरा इसके ऊपर बोलना कोई उचित नहीं है। मैंने आज तक कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला और मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, कार्य करता हूं, पर गुलाम भी नहीं हूं। अगर कोई लोग चेस्ट पे चढ़ के नाचने लगे और हम लोग उसे देखते रहे, जब पिछले दिनों आरक्षण के अंदर 50 आदमी रेल पीछे से ही रोक दी गई, रेल जब लोग रोकते तभी पता लगता, ये रेल ट्रैक पे हम बैठे, लोग बैठे, जो जाट आरक्षण के अंदर जो लोग बैठे, रेल दिल्ली से ही बंद कर दी गई। रेल तो वो रोकनी ही थी या नहीं रोकनी थी, लेकिन इसके एवज में दूसरा लोगों को जब कोई दादागिरी कर रहा हो उसे सख्ती से भी निपटा जाता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कही कि जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कांग्रेस सरकार के वो हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी रोटियां सेकने के नजरिए से, और जिसके बदले में वो 10 साल सरकार चला भी गया, जाते जाते उसने ये लॉलीपॉप फेंक दिया और जिसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, एनसीबीसी आयोग ने उसे कभी मानना ही नहीं। लेकिन हमारी सरकार इसे मरे हुए सांप को अपने गले में क्यों डाल के बैठ गई? मैंने इसके ऊपर विरोध किया कि कोई हक हमारा छीनना चाहे जो संवैधानिक नहीं है, जो एनसीबीसी आयोग ने सिफारिश नहीं की, जिसको कोर्ट ने नहीं मानना, उसे लागू करना हमारी सरकार की ड्यूटी है, ना कि किसी के दबाव में आकर के उसको सपोर्ट करना। संसार में जब कोई इंसान आता है उसे सांसें गिन के मिलती हैं,
उनको लेने का अधिकार और चलाने का अधिकार कोई और शक्ति है। मैं उसी शक्ति पे बिलीव करके कहता हूं कि जो आया है वो जाएगा, और उसका बहाना क्या बनेगा वो भगवान जाने। इसलिए डरे वो जो जिसने कोई कुकर्म किया हो। मैं लोगों के हित की बात हमेशा कहता हूं, कमजोर के साथ खड़ता हूं, ताकतवर के हमेशा, अगर ताकतवर अपने हकों का, दूसरे के हकों का भी इस्तेमाल, अपने तो हकों को वो जाने नहीं देता, दूसरे के हकों को भी इस्तेमाल कर लेता है। हमेशा मैं ताकतवर के खिलाफ, बस इतना है कि मैंने कभी किसी की जातियों के खिलाफ झुकना सीखा नहीं। मैं ना कोई सिद्धू हूं और ना कोई राजनेता हूं। मैं आम एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारे पूरे बैकवर्ड समाज ने और जाट समुदाय को तो 26 टिकट दिए गए थे, सारे हरा दिए। 2-4 जो हमने जितवाए वही जीते। जिन लोगों ने पार्टी की सपोर्ट भी नहीं की, और हमने 90% पार्टी की सपोर्ट की, अगर हमारे हकों के ऊपर आरा चलेगा तो हम उसमें क्या महसूस करें कि अगर हमारे हकों के या हितों के साथ किसी प्रकार की कोई दबाव या प्रेशर की राजनीति के माध्यम से अगर कोई खिलवाड़ होता है, तो नेतृत्व जहां आज हमारा इतना शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, वो हमें भी 2019 में एक बार आजमाए। कोई अगर किसी प्रकार से दबाव की राजनीति चलाता है, मैंने नेतृत्व की बात की, मैंने कोई सिद्धू या कोई अलग पार्टी बनाने का कोई संकेत नहीं दिया। ये बात जरूर कही कि अगर कोई हमारी सुनेगा ही नहीं, तो हर घर में भी अगर 2 बच्चे होते हैं वो अपनी राह पे चले जाते हैं। हमारा कुरुक्षेत्र जो है ना, इस वक्त आज भी लगभग उस समय 300 करोड़ रुपए उसके डेवलपमेंट के लिए अनेकों तीर्थ स्थान है। कुरुक्षेत्र जहां पर युद्ध का मैदान रहा है, वहां पर धार्मिक स्थान भी रहा है। यहां पर पूरे विश्व की ये धरोहर है। जब कुरुक्षेत्र लिखा जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो लड़ाई का मैदान है, लेकिन कुरुक्षेत्र धार्मिक भावनाओं का एक बहुत पवित्र स्थान है। यहां पर अनेकों तीर्थ हैं। इसके 48 कोस में सभी तीर्थों का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, और विश्व मानव पटल पर इसके अंदर गीता जयंती मना करके हमारी सरकार इसको जो है ना विश्व धरोहर बनाना चाहती है, और जिससे पर्यटन को भी लाभ मिलेगा और हमारे लोगों को भी काम मिलेगा। देखिए, मैं कौन नंबर देने वाला हूं। जिस प्रकार से लोग अंडर प्रेशर रह करके लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, उसी प्रकार से अब कड़े संज्ञान लेने सरकार ने शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोगों की, जनता और भावनाओं की, आकांक्षाओं के अनुरूप पूरा उतरेंगे। मुख्य सूत्रधार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उसने लोगों के घरों को जलवा दिया, यहां तक कि कैप्टन के घर को भी उन्होंने जलाया, जो कि उसके सीडी पकड़े जाने के बाद स्पष्ट हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से की व्यवस्था कांग्रेस ने हमें दी थी, उस व्यवस्था में हम बहुत ताकतवर आगे बढ़ सकते थे। बस इतना है कि हमने ढील थोड़ी सी ज्यादा दी। देखिए, अगर जाटों को आरक्षण देना है तो फिर तो 100% आरक्षण की जरूरत है। जिस जाति के हाथ में 100% 25 साल से एक तरफा, मैं तो यूं कहूंगा जब से हरियाणा बना उन्हीं के हाथ में रहा। 1-2 चीफ मिनिस्टर, भगवत दयाल शर्मा और अपने बनारसी दास गुप्ता के बाद तो यही चीफ मिनिस्टर हैं। चाहे भजन लाल था, वो भी बिश्नोई अपने धर्म से था, लेकिन जाति विशेष से तो वो भी जाटी थे। लेकिन ये स्पष्ट है कि जिनका सर्वस्व राज रहा हो, अगर उनको भी आरक्षण चाहिए, मिलिट्री जिनके IAS, IPS, HCS सारा प्रशासन उनके हाथ में है, अगर उनको आरक्षण चाहिए तो सभी को आरक्षण चाहिए। जब हमने शेड्यूल कास्ट के 23% लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण दे रखा है, तो बाकियों को क्यों नहीं 100% आरक्षण बांट दिया जाए। इस पर बहुत सारे लोग बहस भी करते हैं कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार में एक बार आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार कर लो। अगर एक भी वाल्मीकि या हरिजन कोई MLA बन के दिखा दे तो नहीं बनने देंगे लोग। इसलिए मेरा मानना है कि आरक्षण जातिगत आधार पर, संख्या के आधार पर बांट देना चाहिए। नेतृत्व कोई भी करे,
मान लो कोई जाति 1% है, उसका हक भी, जिसके कोई एमपी एमएलए या कोई अफसर नहीं है, उसे भी न्याय मिलेगा अगर उसकी जाति की संख्या में आधारित उसकी हिस्सेदारी होगी, उसे कोई चीट नहीं कर पाएगा।